अस्सलामुअलैकुम नाजरीन नावल सतम की इंतहा पार्ट 3 में आप देखेंगे। मामा बाप का फ़ोन है, मामा कहा हो आप जल्दी आओ ना, बाप का फ़ोन है। पूरा घर इस 5 साल बच्चे की आवाज़ से गूंज रहा था, जो मोबाइल हाथ में थामे अपने माँ को आवाज़ें देते हो ये यहाँ से वहाँ भाग रहा था। बहुत ज़्यादा भागने की वजह से इसका सांस फूल चुका था और चुट्टी से नाक पे पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। अरमान बेटा क्या कर रहे हो, आराम से गिर जाओगे। टीवी लॉज में पहुंचा होता परवीन आंटी ने कहा, आंटी मामा कहाँ है, बाप ने फोन किया है, इतने दिनों बाद मैं कब से उनको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। अरमान यहाँ वहाँ नजर दौड़ाते हुए बोला, बाबा पता नहीं मामा कहाँ बिजी है, अब तो मैं थक गई हूँ। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए वो हाथ में थामे मोबाइल को कान से लगाते हुए बोला। दूसरी तरफ से मर्दाना हंसने की आवाज़ आई थी, मेरी जान तुम तो मेरे शेर हो और शेर तकते नहीं है। दूसरी जानिब से मोहब्बत भरे लहजे में कहा गया था। इससे पहले अरमान कुछ कहते किसी ने पीछे से आकर इसका हाथ से मोबाइल ले लिया। किसका फ़ोन है अरमान? कानवल ने मोबाइल हाथ में लेते हुए अरमान से पूछा। शुक्र है मामा आप आ गए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। बाबा ने फ़ोन किया है और आपसे बात करना चाहते हैं, आप जल्दी से बात करें। माँ को तफसीलात से आगाह करते हुए वो आखिर में झुंझलाकर बोला था, क्योंकि कानवल अब तक मोबाइल वैसे ही हाथ में थामे खड़ी थी। अब इसने खैरियत और खुशी से मिले जुले तसरात के साथ मोबाइल कान से लगाया था। हेलो अस्सलामुअलैकुम, कानवल ने सलाम में की पहल की। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कहाँ गायब थी आप? मेरे बेचारे बेटा आपको ढूंढ कर थक गया। दूसरी जानिब से सलाम का जवाब देने के बाद शरारती लहजे में कहा गया था, मैं किचन में ही थी, खाना तैयार कर रही थी और आपका बेचारा बेटा मुझे ढूंढ कर नहीं बल्कि मुझे तंग करके थक गई है। जब से आप गए हैं नाक में दम कर दिया है। इसने बिल्कुल बात नहीं मानता। कानवल को तो मौका ही मिल गया था। इतने दिनों बाद असफंद की आवाज़ सुनते ही ऐसे सारे शिकायत एक साथ याद आई थी। अरे बेगम बस कर दो, इतनी शिकायत शोहर ने इतने दिनों बाद फोन किया है, बंदा हाल चाल ही पूछ लिया था। असफंद ने ऐसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा था जिसकी शिकायतें न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। सॉरी आपकी आवाज़ इतने दिनों बाद सुनने के बाद समझ ही नहीं आ रही क्या कहो और क्या नहीं। कानून उदास लहजे में बोला थी। खैरियत आप कैसे हैं और कब तक वापस आएंगे इंग्लैंड से? इसने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उदास बिल्कुल मत हो, काम का बोझ यहाँ बहुत ज़्यादा था इसलिए तुम लोगों से राब्ता नहीं कर सकता, मगर अल्लाह का शुक्र है यह काम तकरीबन ख़त्म होने वाला है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ रहे हूँ वापस पाकिस्तान। असफन ने तफसीलात से आगाह करते हुए आखिर में अपने वापसी की खुशखबरी सुनाई थी। क्या सच कह रहे हो आप? कानून ने खैरियत व खुशी के मेले जुले तअसुरात के साथ पूछा। जी बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूँ बहुत जल्द, और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लेते हुए आऊँगा। इसकी खैरियत ज़दा लहजे में पैर दोहरे से हंसते हुए और इसने आखिर में पूछा था, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाए जल्दी से, ये बहुत है। कानून ने खुशगवार लहजे में कहा था। मामा बाबा वापस आ रहे हैं क्या? मुझे मोबाइल दे, मुझे भी बात करनी है और इनको याद करवाना है कि मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लाएंगे। बाबा के आने के हाँ सुनते ही अरमान खुशी से उजलते हुए बोला था, जिस पे कानवल ने अलविदा कलिमात अदा करते हुए मोबाइल अरमान को हवाला कर दिया और फिर वो गेन की एक चीज़ आपको याद करवा रहे था कि क्या क्या लेकर आना है। कानवल सामने सोफे पे बैठ अपनी सी इस छुट्टी खुशहाल फैमिली को मोहब्बत देखते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता कि इसकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लगने वाली है, किसी की हसद, किसी की जलन इसकी खुशी को हाथ में मिलाने वाले है। शहबाज इकबाल और जरीना बेगम लाहौर शहर के रहने वाले थे। शहबाज इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज के प्रोफेसर थे, जबकि जरीना बेगम इनकी पोपोजात थी। दोनों की पसंदगी की बिना पर ही इनके वालिदीन ने बेखुशी इस दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह के 2 बेटे ज़हीर इकबाल और समाद इकबाल से नवाजा। इन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मोहब्बत और तवज्जो से अपने बच्चों की परवरिश की। लाहौर के बड़े बड़े तलीमी इदारों से
पढ़ाया लिखाया बचपन ही से। दोनों भाई ज़हीर इकबाल और समाद इकबाल बेतहाशा मोहब्बत की और हर वक्त एक दूसरे की मदद में हाजिर रहते, हर काम में एक दूसरे की मदद करते। पढ़ाई मुकम्मल होती ही दोनों भाइयों ने मिलकर एक साथ एक छोटी सी गेट्स की फैक्ट्री का आगाज़ किया, जो दोनों भाइयों की मेहनत के बायस बहुत कम वक्त में कामयाबी की बुलंदियों छूने लगी। वो दोनों बहुत कम वक्त में फैक्ट्री को इस मुकाम तक ले गए थे कि बहुत जल्द इन फैक्ट्रियों को बाहर के मुल्क तक रसाई हासिल हो गई थी। अब जब वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और सब बहुत खुश थे, तो शहबाज इकबाल और जरीना बेगम ने इनकी शादी का फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को कोई लड़की पसंद नहीं थी, लिहाजा दोनों ने माँ बाप की पसंद को तरजीह दी। जरीना बेगम ने अपनी दो भतीजों महनाज बेगम और समिया बेगम को अपने बेटियों के लिए मुंतखब किया। महनाज बेगम की शादी शहीर इकबाल, जबकि समिया बेगम की शादी छोटे बेटे समाद इकबाल के साथ पाई और चंद माह में ही खूब धूमधाम से दोनों भाई की शादी हुई। महनाज बेगम और समिया बेगम दोनों बहुत अच्छी बेहुया साबित हुई थी। इन दोनों ने आने के बाद पूरी घर को बखूबी संभाल लिया था। जिंदगी में हर तरफ खुशी ही खुशी थी और 2 साल बाद तो ये खुशी मजीद दुबारा होगी जब शहीर इकबाल को अल्लाह ने अपनी नेमत से यानी असफन से नवाजा। जबकि समाद इकबाल अभी फिलहाल कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनको अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। जरीना बेगम ने औलाद न होने की बात को लेकर रिवायती सासों की तरह वलवला किया और फिर 5 साल की सब्र और दुआ के बाद समाद इकबाल को अल्लाह ने अपने रहमत से नवाजा किया। कानवाल ने अपने भरपूर घर की खुशियों से आरास्ता किया। असफंद यार तो हर वक्त अपने गुड़िया को गोद में लेके फिरते रहता, लेकिन अचानक एक खतरनाक हादसे से इनकी सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस वक्त कनवल 7 साल और असफंदियार 12 साल का था जब समाद इकबाल का बिजनेस के सिलसिले में शहर के बाहर जाना पड़ा। कनवल को घर में ही सबके पास छोड़कर समाद इकबाल समिया बेगम के हमरा 5 दिन के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। 5 दिन की क्याम के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी को एक खतरनाक हादसे में पेश आया। लाहौर से वापसी पर इनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई थी और ऐसे हादसे में समाद इकबाल और समिया बेगम दोनों जान की बाजी हार गए थे। यह खबर सुनती ही सब घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी थी। समाद इकबाल की मौत ने गोया शहीर इकबाल के कमर तोड़कर रख दी थी। पूरी घर की फिजा सगोरा थी। इसी में सब घर वालों ने एक दूसरे को संभाला। इस हादसे ने कनवाल की मुस्कुराहट छीन ली थी। सब से घर का सदमा अपने वालिदैन की जुदाई का ऐसी को पहुंचा था। इसी वक्त में सब ने अपने खास तवज्जो का मरकज कानवल को बना लिया था। असफन समेत तमाम घर वालों ने कानवल का बहुत ख्याल रखा। इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जवान बेटी की मौत ने जरीना बेगम और शहबाज इकबाल को भी तोड़कर रख दिया था। कुछ ही अरसे में वो दोनों बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए। डेरे डेरे सेहत गिरती रही और फिर कुछ ही अरसे के बाद एक वो दोनों भी अल्लाह को प्यारा हो गए। अब घर में सिर्फ शहरियार इकबाल, महनाज बेगम, असफंद और कानवल ही थे। शहबाज इकबाल ने बहुत बहादुरी से खुद को और सब घर वालों को संभाला। वक्त का काम है, गुजरना पता भी नहीं चला और वक्त पर लगा कर गुजर गया। असफंद और कानवल अभी बड़े हो गए थे। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद असफंद यार ने अपने बाबा के साथ सारा बिजनेस संभाल लिया और कनवल अभी इंग्लिश में मास्टर कर रहे थे कि उन्होंने दोनों ने शहरियार इकबाल को दिल का दौरा पड़ा। अभी इन सब पे और आजमाइश भी आने बाकी थी। असफंद अस्पताल में इस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ इसका बाबा अपने आखिर सांस ले रहा था। शहरियार इकबाल ने दरवाजे समेत देखते हुए अपना ड्रॉप लगे हाथ के हल्के से इशारे से असफंद को अपने करीब बुलाया था, जो सुरख मतरूम आंखें इन पे छमाए दरवाजे में ही खड़ा था। देर देर कदम उठाता असफंद शहरियार इकबाल के करीब आया था और बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गए थे। बेटा मेरे एक बात मानोगे? वो
लचकते हुए दमे लहजे में बोलते थे, जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा, लेकिन पहले आप ठीक हो जाए। वो हाथ में पुष्ट से आंसू साफ करते हुए बोला था, नहीं बेटा, मेरे पास अभी वक्त बहुत कम है, तुम्हें मेरी बात मानने होगी। वो बड़े मुश्किल से बात कर पा रहे थे। मैं आपकी हर बात मानूंगा और आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही करूंगा। असफंद इनका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला था, असफंद, मेरे बेटे कानवल से शादी कर लो, वो मेरे महबूब भाई की आखिरी निशानी है। मेरे पास मुझे ऐसे किसी और के हवाले करते हुए डर लगता है। मुझे पता है तुम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं अपने आंखों के सामने तुम दोनों को निकाह करवाते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने गुड़िया की तरफ से मुतमईन होकर इस दुनिया से जाऊँ। बताओ, करूँगी कानवल से शादी? वे मुश्किल बोलते हुए भाई का याद में उनकी आंखों से आंसू निकाल कर तक्की में जज्ब होते चले गए। जी बाबा, मैं करूँगा इससे शादी, आप जब चाहोगे तब करूँगा। असफंद इनके हाथ की पुष्ट चूमते हुए बोला था, आप तुम अभी ऐसे निकाह कर लो। वो कांपते हुए लहजे में बोला और फिर 1 घंटे में ही निकाह हुआ और गवाहों का इंतजाम करने के बाद शहीर इकबाल की नज़र के सामने सदगी इनका निकाह हुआ। निकाह के बाद शहीर इकबाल ने दोनों को बहुत दुआएं दी और फिर आसमान से कहा, बेटा, मैं कानून को अल्लाह के बाद तुम्हारे ज़िम्मे करके जा रहा हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। अगर तुम कभी उसे तकलीफ पहुँचाओगे तो ये समझना कि तुम अपने बाप को तकलीफ पहुँचा रहे हो। वादा करो मुझसे कि तुम कानून का ख्याल रखोगे, उसे कभी दुख नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। शहीर इकबाल ने असफंद से वादा लेते हुए कहा, जी बाबा, मैं वादा करता हूँ आपसे हमेशा इसका ख्याल रखूँगा, कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा उसे। असफंद उसे हाथ से शहीर इकबाल और दूसरे हाथ में कानवल का हाथ थामते हुए बोला। मजीद 1 हफ्ते तक वो अस्पताल में दाखिल रहे और फिर एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इस दरफनी से कोच कर गए। पीछे असफंद, कानवल और महनाज बेगम अकेले रह गए, लेकिन असफंद ने बाप से वादा किया, वादा पूरा करते हुए इनका बहुत ख्याल रखा। इसके बावजूद महनाज बेगम अपने महबूब शोहर की जुदाई का गम ज़्यादा अरसे तक नहीं सह सकी और एक रात वो भी असफंद और कानवल के अकेला छोड़ती खामोशी से खालिक हकीकी से जा मिली। एक के बाद एक मौत ने कानवल को तोड़कर रख दिया था। वो दोनों बहुत उदास रहने लगे थे, मगर 1 साल बाद फिर से खुशियों के आने की दर पे दस्तक दी थी और अल्लाह ने असफंद और कानवल को एक चांद से बेटे से नवाजा, जिसका नाम दोनों ने बहुत मोहब्बत और खुशी से अरमान रखा था। अरमान की आमद से उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर खुशी आई थी। वो तीनों अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश थे, एक दूसरे के बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ये खुशी वक्ती या मुस्तकिल या तो आधी वक्त साथ ही पता चलता। यूनिवर्सिटी आती ही सपने कंटीन का रुकिया, जहाँ नूर मेज के पास रखे 3 कुर्सियों में से एक पे बेटी मोबाइल में गेम खेल रहा थी। यूसुफ की कुर्सी की खींच कर बैठते हुए नूर ने मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा। यूसुफ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है न? तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे आंखों को क्या हुआ है? ऐसे इसके हद से ज्यादा चेहरे और आंखों को और देखते हुए नूर ने परेशानी से पूछा और फिर हाथ बढ़ाकर अपने हाथ से इसके माथे को छूते हुए अंदाजा लगाया कि कहा, ऐसे बुखार तो नहीं है? कहा, ठीक है, मेरी तबीयत 2 दिन में मुझे बहुत तेज बुखार रहा है। ये तो आप जरा तबीयत बेहतर हुई। मेरी तो सोचा तुमसे बात कर लो, लेकिन तुमने मेरा फोन ना उठाने की कसम खा रखी है और ऊपर ही तुमने हुक्म जारी कर दिया है यहाँ आकर तुमसे अभी माफी मांगो तो बस मैं आ गया। वो खफगी से उसे देखते हुए झूठ बोलता गया और उसको तवक्को के मुताबिक नूर ने फौरन इसकी बातों का यकीन भी कर लिया। आई एम सॉरी,
मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करती। नूर ने शर्मिंदगी से बोली कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, गलती मेरी भी थी। मुझे तुम्हें एक मैसेज लिख कर देना चाहिए था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तुम्हें 2 दिन इतना परेशान न होना पड़ता। अपने प्लान की कामयाब होता देखकर वो मुस्कुराते हुए मुस्कुराई लिए बोला था, अच्छा छोड़ो, तुम्हारी तबीयत इतनी है, मेरा भी कोई क्लास अटेंड करने का दिल नहीं कर रहा। दोनों चलते ही तुम भी घर चलकर रेस्ट कर लेना है। नूरी ने इस को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, अच्छा नूरी सुनो मेरी बात। यूसुफ अचानक कुछ सोचते हुए बोला, हाँ बोलो क्या बात है। नूर ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, तो वो मैं कह रहा था कि अब मेरे तबीयत पहले से बेहतर है, शाम को तैयार रहना, तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हें लेने। दोनों शॉपिंग करने चलेंगे और बाहर डिनर भी करेंगे। जैसे अपने प्रोग्राम से इसको मुताला करने के बाद इसने नूर से पूछा, हाँ ठीक है, मैं शाम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी जब हम डिनर पे जा रहे हैं फिर मैं बात भी वही कर लूँगी तुमसे। नूर की खुशी से इस ऑफर कबूल करते हुए कहा, अच्छा चलो मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे घर ड्रॉप करता हूँ जाऊँगा। यूसुफ ने उसका हाथ थामते हुए कहा और दोनों पार्किंग एरिया की जानिब चल पड़ी। अगर आपको हमारे नावल अच्छी लगी तो मज़ीद बेहतरीन नावलों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।